हमारे इंडिया में काउंसलिंग वर्ड को ही नेगेटिव लिया जा रहा है। टीचर को या कॉमन पेरेंट को ये पूछते हैं कि यार कौन कौन से करियर ऑप्शंस है। व्हाट आई फील कि 300 प्लस करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो बच्चे अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते। तो मैं ये सोचता हूँ कि 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हमारे टाइम में ये नहीं था, अब हमारे पास सब कुछ है, तो अब तो मेरा बच्चा बनना ही चाहिए। गाँव में टैलेंट है, ये तो बिल्कुल पता है, आपको पता IAS IPS की आप लिस्ट देखेंगे कि भाई मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं कैलकुलेशन में अच्छा हूँ, मेरा मैथमेटिक्स मुझे अच्छा लग रहा है। काउंसलिंग केवल ये नहीं है कि आप गूगल करके लिस्ट ऑफ करियर निकाल लें, आपके पास कौन सा टैलेंट है और किस टैलेंट को आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। परसेंटेज और डिग्री आपके कुछ टाइम तक काम आएगी, आपको जॉब दिलवा देगी। आप 2 साल 4 साल के लिए खुश होना चाहते हो, काउंसलिंग से क्या नहीं हो सकता आप सोच नहीं सकते। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि काउंसलिंग का मतलब बस एक करियर निकाल के दे दो, गूगल करके निकाल दो, नहीं, यही अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से हमारे नए एपिसोड में स्वागत है, जहां आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं महेंद्र सर, जो पिछले 25 सालों से करियर काउंसलिंग के साथ टीचिंग करवा रहे हैं और मेन फोकस इसका करियर काउंसलिंग का होता है। और जहां तक जितनों को करियर काउंसलिंग करवाए हैं, आज वो सब 0 to हीरो बन के बैठे हुए हैं। तो चलिए आज हम उनसे बातें करते हैं पूरे अबाउट द करियर काउंसलिंग और चीज़ों को जानते हैं, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप अभी क्या करते हैं और अभी बेसिकली किस चीज़ के लिए कि आप ज़्यादा मतलब अपने लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। राइट, तो पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इसके लिए मुझे बुलाया। जहाँ तक करियर काउंसलिंग का आपका जो टॉपिक है, तो मेरा फील्ड वही है। लास्ट 25 ईयर्स से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और इन टाइम के बीच में मैंने ये देखा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको कौन सा फील्ड लेना चाहिए, कौन सा करियर जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, साइंटिफिकली उसको कैसे लेना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मैं काफ़ी सालों से बच्चों के साथ डील कर रहा हूँ। तो मुझे लगा, तो लास्ट 3 ईयर्स से मैं प्रोफेशनली इसको कर रहा हूँ और लास्ट 25 ईयर्स से मैं एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर अपनी सर्विस दे रहा हूँ। बढ़िया सर। तो सर टॉपिक तो आपको पता ही है कि हम टोटल बात करेंगे करियर काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे 10th के बाद या तो 12th के बाद बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को कौन सी, खास करके कौन सी स्ट्रीम चूज करना चाहिए। राइट, क्योंकि 9th-10th तो नो मैटर, बट 10th के बाद सबसे बड़ा डिफिकल्ट आता है कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें जिससे मैं बेहतर फील्ड में जा सकूं। तो सर सबसे पहले आप इसके बारे में बच्चों को गाइड कीजिए, एग्जैक्टली वो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले और कैसी, मतलब लाइक कॉमर्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है, बट वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं कि मैं सही कैसे इसमें कर सकूं। राइट, देखिए करियर काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी तक हमारे इंडिया में काउंसलिंग वर्ड को ही नेगेटिव लिया जा रहा है। काउंसलिंग वर्ड को नेगेटिव? यस, मतलब करियर काउंसलिंग बोलते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, काउंसलिंग बोलते ही ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे में कोई कमी है क्या, ओके, या मैं वीक बच्चा हूँ, या मेरा बच्चा कुछ एबनॉर्मल है। मतलब मैंने जो पेरेंट्स के साथ बात करी तो ऐसा फीलिंग आया कि ये काउंसलिंग वर्ड सुन के ही बोलते नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो पहले तो वो अवेयरनेस नहीं आया। अब जब करियर काउंसलिंग की बातें हो रही है तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है मेरे बच्चा ऐसा ही है या बहुत अच्छा है, तो डायरेक्ट गूगल करके वो क्या करते हैं, चीजें नए सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको पता है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे करियर सिलेक्शंस हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि अगर अपन किसी एक टीचर को या कॉमन पेरेंट को ये पूछते हैं कि यार कौन कौन से करियर ऑप्शंस है, तो हार्डली वो 10-15 करियर आपको बता पाएंगे। सिंपल, हाँ। और वो कैसे सिलेक्शन होता है वो भी आपको पता है, पीयर प्रेशर से, या मेरे कजिन ने किया है, मेरे फैमिली में ये है, या कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या सीए है। तो आप अगर टोटल करियर देखेंगे कि 10 से 15 करियर के बाद फुल स्टॉप लग जाता है। यानी कि एक माइंड सेट इतना होता है कि बस ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। लेकिन आज के टाइम में व्हाट आई फील कि 300 प्लस करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। 300? यस, और ये करियर ऐसे करियर्स है जो आने वाले टाइम में जिसका राज होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले एक जब MBA चालू हुआ था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो MBA का एक क्रेज आया
लेकिन अभी MBA IIM और या टॉप कॉलेज के अलावा आप देख सकते हैं कि कोई उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं है। सेम CA का भी एकदम क्रेज आया, बहुत बढ़िया है, अभी भी जो टॉप नॉच होते हैं वो बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हो रहा है, भीड़ चाल की वजह से एक फॉलो कर लेते हैं कि बस ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, तो बच्चे अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते। ओके। तो इसीलिए करियर काउंसलिंग के लिए आपको अगर देखना पड़े कि भाई किस तरह से करियर लेना, तो उसका एक साइंटिफिक वे होता है। ओके जी। सर, जैसे आपने बताया कि साइंटिफिक वे, तो मतलब आप इसे थोड़ा सिंपल वे में कैसे समझाएंगे? यस, देखिए आप जैसे किसी मॉल में जाते हैं ओके। शॉपिंग करने के लिए, अपने कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कपड़े खरीदने के लिए हम जाते ही सबसे पहले अपना अच्छा सा ब्रांड चूज करते हैं। या उसके बाद अपना देख लेते हैं कि अपनी ये साइज है, इतना साइज देख लेते हैं, कलर देख लेते हैं, या बढ़िया एक फैब्रिक देख लेते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ट्रायल रूम में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें फिट है कि नहीं है। तो जब एक सिंपल कपड़ा जिसकी एक एक्सपायरी 1 ईयर या 2 ईयर होती है, उसके लिए भी हम ट्रायल करते हैं। या करियर क्या है, एक लाइफ टाइम तक बच्चे को उसके साथ जीना है, और उस चीज के लिए हम ब्लाइंडली 90% आया इंजीनियर बन जाओ, 90% आया डॉक्टर बन जाओ, तो क्या वो बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं है? तो इस तरह से मैं ये सोचता हूँ कि जब हम एक कपड़ा खरीदने के लिए इतना चूजी होते हैं, हम एक एक चीज देखते हैं जिसकी एक्सपायरी आपको पता है, तो करियर तो कितना लंबा जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को साइंटिफिक बेसिस करियर सिलेक्शन करना चाहिए। तो आपने बोला सिंपल टर्म में, तो मैं ये सोचता हूँ कि 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक बच्चे का उसकी पर्सनालिटी, ओके। एक उसका इंटरेस्ट, उसकी लर्निंग स्टाइल, उसके पास कौन सा स्किल सेट है, कौन सा टैलेंट है, राइट, और उसका करियर मोटिवेटर क्या है, क्या चीज उसे मोटिवेट करती है। अगर इन 5 चीजों का बैलेंस हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे का प्रॉपर प्रोफाइल आ जाता है कि ये बच्चा कहाँ फिट होगा। अगर मुझे एक्सेल साइज नहीं आएगी, लेकिन मैंने कलर देख के उसको पहन लिया, तो क्या होगा, अच्छा, मैं फिट नहीं फील कर पाऊंगा। तो सेम वे बच्चे को उसका टैलेंट जो है, इनर पोटेंशियल, वो देख करके आपको सिलेक्शन करना है। इसको हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे टूल्स अभी आए हुए हैं, और इस टूल को मैं ये सोचता हूँ सब पेरेंट को यूज करना चाहिए। सर, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल ना जो करियर सिलेक्शन करते हैं ना, वो या तो पेरेंट्स के कहने पे, या तो हमारे कोई रिलेटिव वो कर रहे हैं तो मेरे को शायद ये करना चाहिए, मैं इस तरीके से लाइफ को डिसाइड करता हूँ, लाइक मेरे को करियर सिलेक्शन करना है ऐसे, राइट। तो लोग इससे कैसे बचे? क्योंकि देखिए, अपनी फुल पोटेंशियल उनके अंदर है कि मैं दूसरी चीजें में जा सकता हूँ, बट घर की प्रेशर या तो घर के जो करियर एडवाइस होते हैं कि ये आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनके कारण वो लाइक वो चीजें नहीं कर पा रहा जो वो चीजें चाह रहा है। राइट। हाँ। देखिए, अभी काफी टाइम चेंज हुआ है, अभी एकदम ब्लाइंडली ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है, यानी 5 to 7% पेरेंट्स ही ये काउंसलिंग में बिलीव कर रहे हैं। 95% मुझे लगता है अभी भी जो आपने कहा उसी तरह से करियर सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो 95% पीपल है, उनका खुद का थॉट प्रोसेस बिलीव क्या है कि मेरा बच्चा वीक है, ये CA नहीं कर पाएगा, मेरा बच्चा वीक है, ये बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, बस जो कर ले पढ़ ले ठीक हो गया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये एकदम बच्चे के साथ इनजस्टिस है। उसके पास हो सकता है 9th-10th में उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, हो सकता है उसके पास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, हो सकता है उसके पास मोटिवेशन नहीं था, बट क्या जरूरी है कि वो आगे 2 साल बाद जब उसकी आंखें खुले या उसको एक एक्सपोजर मिले तो बहुत अच्छा कर सकता है। या तो इस तरह से एक लेबल लगा देना बच्चे के कि ये वीक है, ये एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है, मेरे हिसाब से ये गलत है। ओके यस सर, ये तो है, लेकिन दीदी अभी तो हम जैसे ही सिटी एरिया में आते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, ये चीज़ें काउंसलिंग में बिलीव रखते हैं कि हाँ चीज़ें होनी चाहिए, राइट। बट गांव में ऐसी कोई थॉट वगैरह नहीं है, किसी पेरेंट्स के पास उतनी आइडिया नहीं है, वो किसी भी तरीके से चाहें बस बच्चों को एक सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, राइट। तो वो अपने तरीके से लाइक जैसे किसी के एग्जांपल लो जो 9th-10th पास कर चुके हैं, राइट। उन्होंने साइंस लिया, अब साइंस में वो साइंस करने के बाद फिर यदि BSc करना चाहे तो उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है कि मेरे को कैसे करें कैसे नहीं, है बहुत सारे, बट वो अपने आप में कैपेबल नहीं है कि मैं कौन सा चूज करूँ, वो काफ़ी कंफ्यूज है। राइट। तो आप कुछ साइंस में कुछ ऐसे स्ट्रीम बताइए जिसमें BSc के बाद या तो फिर 12th के बाद वो चीज़ें बहुत बेहतर होगा इन फ्यूचर, राइट। यदि सिलेक्शन हो तो। जी मुकेश जी, आपने 2 चीज पे फोकस किया कि विलेज में हाँ। अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स के हाँ, पास, ओके। एक चीज,
और दूसरा उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। हाँ लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सर अभी लास्ट 10 सालों में जो सिनेरियो चेंज हुआ है, हर स्टूडेंट के पास, हर पेरेंट के पास एक स्मार्टफोन आ चुका है। या मैं ये नहीं मानता कि सब पेरेंट के पास आ गया विलेज में, लेकिन मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम। तो इस सोशल मीडिया के टाइम पे, इस डिजिटल जिस एरा में हम रह रहे हैं, तो विलेज में भी ये सब चीज पॉसिबल है। आप ऑनलाइन अगर आप देखेंगे, ये काउंसलिंग सर्विसेज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। Yeah. और दूसरा बहुत अफोर्डेबल लेवल पे भी पेरेंट्स ये कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, हाँ तो डेफिनेटली जो वहाँ का स्टेक होल्डर्स है, टीचर्स है या वहाँ के एनजीओज है, उनको इस चीज में आगे आना चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम ये चाह रहे हैं कि भी हमारा कंट्री आगे बढ़े, तो डेफिनेटली वो विलेज से स्टार्ट होगा। क्योंकि सिटीज में ये अवेलेबल है, हम कर सकते हैं, लेकिन मास कहाँ पे, विलेजेस में, रिमोट प्लेस में है। तो ये ड्यूटी टीचर्स की या एनजीओज की या जो भी स्टेक होल्डर है उनकी बनती है। और दूसरा, कौन से करियर लेने चाहिए। तो अगर साइंस फील्ड की मैं बात करूं, तो नॉर्मली अभी ट्रेंड जैसे जा रहा है कि भाई हम इंजीनियर कर ले या मेडिकल कर ले, या फिर हम गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारा कोर एजुकेशन है, कोर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर बच्चा 12th साइंस कर लेता है, तो उसके बाद उसको अगर बीएससी, एमएससी यानी ऑनर्स के अंदर कर ले और रिसर्च के अंदर जा सकता है। इसके अलावा जैसे टीचिंग प्रोफेशन आता है। इसके अलावा अगर आप साइंस कर लेते हैं और साइंस करने के बाद आपके पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है कि जैसे हेल्थ केयर हुआ, फार्मेसी हुआ, या अप्लाइड साइंस हुआ, पैरामेडिकल हुआ, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले पेरेंट का जो प्रेशर रहता है कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, मैं नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा बन जाए। ये एक जो पेरेंट्स की क्या फीलिंग आती है कि हमारे टाइम में ये नहीं था, अब हमारे पास सब कुछ है, तो अब तो मेरा बच्चा बनना ही चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। बच्चे का क्या टैलेंट है वो देखा जाना चाहिए। आपके पास रिसोर्सेस है, अब आप चाहते हैं कि अच्छा करे, बट उसके पास कौन सा टैलेंट है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा टैलेंट हो सकता है वो एक आईपीएस आईएएस बन सकता हो। तो आप ये डिसाइड मत करो, ये काम करियर काउंसलर पे छोड़ देना चाहिए। जी सर, हम एकेडमिक एजुकेशन लेते लेते उस केस में यदि हम एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करते हैं, राइट, तो इसमें आपकी मतलब क्या? बहुत जरूरी है। आप देखिए, प्रैक्टिकल जब हम लाइफ में जाते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे ये जो एकेडमिक्स है वो आई थिंक 10-15% काम में आती है। प्रैक्टिकल स्किल से काम आती है। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये डेवलपमेंट कब होता है? देखिए, सबसे पहले जब बच्चा 8, 9, 10th पे होता है, उस टाइम पे उसके पास बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होता एकेडमिक्स का, इफ यू कंपेयर विद द 11th एंड 12th और इवन ग्रेजुएशन। तो 8, 9, 10 से ये स्किल डेवलपमेंट चालू हो जाना चाहिए। जैसे अगर बच्चा कोडिंग सीखना चाहे, रोबोटिक्स करना चाहे, या एआई का टाइम है अभी, और बहुत सारी स्किल्स है, तो इसको स्टार्ट वहीं से कर देना चाहिए। और पेरेंट को भी ये समझना चाहिए कि मेयरली आप 90%, 95% ये देखने के बजाय बच्चे का ये देखे कि वहां 5% कम आएगा, चल जाएगा, लेकिन बच्चे को स्किल सिखा दीजिए। आप एक स्किल्स पकड़ के आप चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कि आप 8th में आपने ये स्किल सीखी, 9th में आपने ये स्किल सीखी, 10th में ये सीखी। जैसे आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज जावा आ गई, तो आपने जावा सीख लिया, C++ सीख लिया, ऑरिकल सीख लिया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो पता चलेगा कि आपके पास एक ट्रेजर बन गया, एक खजाना बन गया। तो इस तरह से जिस फील्ड में जिसको इंटरेस्ट है, वो स्किल डेवलपमेंट राइट फ्रॉम 8 वी शुड स्टार्ट। जी, गुड सर। सर, वो जैसे मैंने स्किल और एकेडमिक दोनों मैंने बताया, राइट, दोनों को एक साथ बैलेंस करना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। लाइक जैसे अभी स्कूल की चीजें अलग होती है, राइट, वो कहीं कोचिंग क्लासेस ले रहा, उनकी चीजें उनसे अलग से करने होते हैं, साथ में वो स्किल कर रहा, उनकी अलग से चीजें करने होते हैं। तो वो तीनों को एक साथ बैलेंस करना उनके लिए फिर इम्पॉसिबल होता है। तो कुछ आपके पास ऐसे कुछ सजेशन हो जिससे ये तीनों को अच्छी तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, टाइम नहीं मिलता, ये बात तो सही नहीं है। बैलेंस आराम से कर सकते हैं। अगर आप बच्चे का पूरे साल का कैलेंडर देखेंगे, फुल ईयर का कैलेंडर, जो स्कूल का कैलेंडर होता है या ट्यूशन का कैलेंडर होता है, तो उस कैलेंडर में से
मेरे हिसाब से एक 1 मंथ ऐसा निकाल सकते हैं आप, हाँ। अगर वीक में 1 डे या इवन कोई फेस्टिवल के डेज होते हैं या और कोई डेज होते हैं, वेकेशंस के डेट आते हैं, वेकेशंस होता है, तो अर्ली जो एज होती है उसमें तो आप वीकडेज के अलावा वीकेंड में कर सकते हैं, आराम से आप 1 आवर आराम से निकाल सकते हैं। 24/7 जो आपका काम करने का जो एटीट्यूड होता है, वो लोग तो पता नहीं कहाँ से टाइम निकालते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में आप वहां से कर सकते हैं वीकेंड में। बड़े बच्चे जो है जिनका कैलेंडर बहुत पैक होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, एवरी संडे या सैटरडे 2 आवर्स आपको डेडिकेट करना होगा। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे, लेकिन आपको प्लानिंग पहले से पहले से करना होगा। जैसे आप JEE कर रहे हैं, ओके, तो ये आपको 700 डेज का प्लान होता है, 700 डेज, यस 2 इयर्स का प्लान होता है। तो 700 डेज इंटू 24 आवर्स अगर आप करते हैं तो टोटल आवर्स आ गए। उसमें से आपको क्या करना है, एक स्किल सीखने के लिए 15-20 आवर्स नॉर्मली चाहिए होता है, तो इतना आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन बात होती है बैलेंस करने की, प्लानिंग की, बैलेंसिंग की, ये सब। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए तो डेफिनेटली ये दोनों चीज हो सकती है जी। जैसे अभी मैं थोड़ा गांव की ओर लौटता हूँ फिर से, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, Yes, मतलब yes. अबाउट करियर काउंसलिंग को लेके। यस, वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि हमें करियर काउंसलिंग करना चाहिए। राइट, और यदि मैं बताने जाऊं तो ऐसा लगता है कि अरे ज्ञानी बने फिरता है भाई, बिल्कुल ऐसा क्यों करें, Yes, ऐसा yes, लाइक। yes. तो सर वैसे माइंडसेट को, गांव की माइंडसेट को कैसे चेंज करें और टर्न इनटू काउंसलिंग करियर, मतलब जो चीजें कर रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि हमें सच में पता नहीं होता है हम 12th करने के बाद कि मेरे को कौन से करियर में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए जिससे मैं बेहतर कर सकता हूँ। Right. इवन हम वो चीजें भी एबल नहीं होते कि हम अपने पोटेंशियल को अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकें। राइट, और ये माइंडसेट गांव में कोई भी पेरेंट्स या तो कोई भी स्टूडेंट को नहीं आता। नहीं है। तो वो माइंडसेट पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स के पास कैसे आए जिससे वो अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। राइट, लाइक देखिए गांव में टैलेंट है, ये तो बिल्कुल पता है आपको, पता IAS IPS की अगर लिस्ट देखेंगे तो वो कहाँ से निकल रही है, गांव से निकल रही है। और इसके अलावा आप जितने भी जो देख रहे हैं टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, आप देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स में कहाँ से आ रहे हैं, सारे गांव से आ रहे हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, हाँ अवेयरनेस जरूर अवेयरनेस की कमी है। लेकिन देखिए टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही है, अभी लोग गांव से टाउन की तरफ, उसकी तरफ मुंह कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। और काउंसलिंग की जो बात है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी रिपीट किया था कि अगर आप इन चीजों को सोशल मीडिया की हेल्प से करेंगे, जैसे आजकल बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, बहुत सारे काउंसलिंग ऑनलाइन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये चीज चेंज हो रही है। और ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये सोचता हूँ कि जो भी गांव से रिलेटेड लोग हैं, NGOs है, टीचर्स है, या जो भी है, उन लोगों को आगे आना चाहिए और उनको अपने एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, तो धीरे धीरे डेफिनेटली अवेयरनेस होगा। अगर गांव में एक बच्चे को आपने काउंसलिंग करके अच्छी जगह पहुंचा दिया, तो समझो उस गांव की 200 से 300 फैमिली उससे मोटिवेट हो जाएगी आराम से। तो बस इतना सा करने की जरूरत है, हमें बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। एक गांव में अगर आपने एक बच्चे को सही डायरेक्शन दे दिया, तो आप समझिए कि कितना बड़ा काम हो रहा है जी। तो सर आफ्टर 10th स्टूडेंट अपनी करियर को कैसे चूज करेंगे? देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि करियर सिलेक्शंस या करियर काउंसलिंग 3 लेवल पे मैक्सिमम होती है। उसमें पहला लेवल ही जो आता है वो 8, 9, 10th होता है, जब बच्चे को एक स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद का लेवल आता है कि जब वो क्लास 11th एंड 12th होता है, तो 12th के बाद क्या। और तीसरा होता है कि जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है तो मास्टर में क्या। अगर आपने 8, 9, 10th में काउंसलिंग ले लिया है, तो आपका रोड मैप बना गया पूरा। हाँ, तो आपको पता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो पहला ही है, 8, 9, 10, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रीम सिलेक्शन सही हो गया तो हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ऑप्शंस कम होते जाते हैं। तो 8, 9, 10th में कैसे सिलेक्शन होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि 8, 9, 10th एक ऐसी एज है जहां पे अवेयरनेस कम होती है बच्चों को या पेरेंट्स को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी वही है जहां पे हम सिलेक्शन लेते हैं। तो सिलेक्शंस का पहला क्राइटेरिया ये होता है कि हम अभी तक एकेडमिक्स की बात करते हैं कि भाई इसमें इतना परसेंटेज है तो ये लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी ज्यादा बेटर ये होता है कि बच्चा एक अपना असेसमेंट करा ले, ऑनलाइन असेसमेंट, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। और अगर आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन में बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल जाता है,
कि उससे बच्चे को ये पता चल जाता है कि भाई मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं कैलकुलेशन में अच्छा हूँ, मेरा मैथमेटिक्स मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्लास 11th एंड 12th में आपको साइंस लेते हैं, भले आप Okay. बायोलॉजी भी ले तो हम्म। मैथ्स अच्छा होना ही चाहिए, या क्योंकि आपकी फिजिकल Physics, केमिस्ट्री yeah. है या फिजिक्स के अंदर भी मैथ्स आता है। तो नंबर वन, अगर आप काउंसलिंग नहीं ले पाते, जैसे आप रिमोट एरिया की बात कर रहे हैं, तो बच्चे का पहले मैथ्स वाला पार्ट चेक कर ले कि वो मैथ्स में कैसा है। सेकंड पार्ट आता है उसका साइंस वाला पार्ट, तो साइंस में भी उसका इंटरेस्ट, उसका कितना लेवल है, कैसे एकेडमिक्स में कर रहा है, और उसके टीचर्स या पेरेंट्स मिलके ये देखें। और कॉमर्स साइड में जाना है तो हो सकता है उसके पास कुछ ऐसा टैलेंट होगा, तो काउंसलिंग से ही ये परफेक्ट पता चल पाता है। लेकिन अगर विलेज एरिया नहीं पता चल रहा, तो वहाँ के टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलके ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाए तो बहुत इजी हो जाता है। Okay. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि काउंसलिंग केवल ये नहीं है कि आप गूगल करके लिस्ट ऑफ करियर निकाल लें। आपके पास कौन सा टैलेंट है और किस टैलेंट को आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, Okay. दैट इज काउंसलिंग। सर कुछ ऐसे अब करियर के बारे में बता सकते हैं जो अगले 5 साल तक वो टॉप नोच पे रहे? देखिए, अभी का जो ट्रेंड है, अभी हम इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। Okay. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि सब कुछ क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, कोडिंग, साइकोलॉजी, फिनेंस, राइट, और हेल्थ केयर, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसको ग्रीन इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे फील्ड है जो अभी नेक्स्ट 10 से 15 साल बहुत बूम करने वाले हैं। तो बच्चे को इन फील्ड पे फोकस करना चाहिए, Okay. राइट। कि अगर आपका, अच्छा इसमें एक और चीज है कि जरूरी नहीं कि बच्चे को कोडिंग में ही जाना है तो कोडिंग सीखना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोडिंग आपको हर जगह काम आएगा। अगर आपके पास गूगल का नॉलेज है तो आप गूगल वर्कशीट, गूगल वर्क प्लेस पे काम कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो आपकी जो स्किल सीख रहे हो वो आप, ऐसा नहीं कि आप उसमें प्रोफेशनल बन रहे हो, बट आप अपने बिजनेस को, अपने काम को ठीक से कर पाते हो। पर्सनल ग्रोथ। यस, तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड सर, हम इतने करियर काउंसलिंग की बात की तो आखिर करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है? राइट, करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है? जैसा हम एक अपनी गाड़ी को सर्विस में देते हैं, Okay. तो आपको पता है व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट कराते या हैं। अब व्हील अलाइनमेंट अगर आप क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप जब स्टीयरिंग घुमाएंगे तो सही जिधर आप चाहेंगे उधर जाएगी, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सेम वे, अगर आपने बच्चे को क्या कर दिया, थोप दिया कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, तो उसके साथ क्या होगा, इनजस्टिस, और इवन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा और पूरे लाइफ टाइम तक वो रिग्रेट में रहेगा कि Okay. मुझे ये करना था और मैं नहीं कर पाया। तो जिस फील्ड में भी जाएगा वहां अपने आप को क्या सोचेगा कि यार मैं तो एक फेलियर हूं। या तो मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काउंसलिंग होगा, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट होगा कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो स्किल सेट है, और उसके पास जो स्किल्स को मैच करके, इन दोनों चीजों को मैच करके अगर आप करियर सिलेक्शन करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ओके राइट। सर, कोई पर्सन है वो किसी भी तरीके से मतलब कहीं जॉब पे वो जा रहा है, राइट जॉब में वो सेटिस्फाई नहीं है, राइट क्योंकि वो एग्जैक्टली मतलब गलत करियर काउंसलिंग किया है जिसके कारण उनको गलत जॉब मिला, राइट। उनके जो चीजें चाहिए था शायद नहीं मिला उसे। सर, वैसे जॉब में वो स्टक पड़ा है अभी तक, लाइक वहां से वो कैसे निकले फिर? देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ओके कि भाई वहां हम उस एज में चले गए जहां से हमें एक स्विच करना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी चीजों को, अपने टैलेंट को पहचान जाओगे, तो उस टैलेंट के अकॉर्डिंगली कौन से जॉब्स है जो आपसे मैच कर रहे हैं, जो आपके पैशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ओके तो धीरे धीरे आप उसको जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस जिस फील्ड में आपको जाना है या उसका आपके साथ अलाइनमेंट है कि नहीं। पैसा देख के नहीं जाना है, ओके अलाइनमेंट देखना है कि आपका जो टैलेंट है आप उसमें कितना डिफरेंस ला सकते हो। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो ये चीज। हाँ, जैसे करियर काउंसलिंग में मेजरली क्या होते हैं, जैसे अभी या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग मोस्ट ऑफ द पीपल्स, हाँ उसके बाद एमबीए वगैरह है आफ्टर 12th, नो आइडिया, बट तब भी
मोस्ट ऑफ द बच्चे ना डीमोटिवेटेड हो जाते हैं अपने करियर को लेके। वो सिलेक्शन बहुत अच्छे से किए हैं, करियर काउंसलिंग करने के बाद भी जो चीज़ें चूज कर रहे हैं ना, वो कभी कभी उनके लिए डीमोटिवेटेड हो जाता है कि लाइक ये मैं नहीं कर पा रही हूँ या तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वो लॉन्ग टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रहे? देखिए, जब आपने बोला कि करियर काउंसलिंग लेने के बाद भी, तो करियर काउंसलिंग लेने के बाद भी ऐसा होता है, तो ये ऑब्वियस है, हो सकता है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि करियर काउंसलिंग केवल करियर का सिलेक्शन नहीं है। ओके। करियर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को लिस्ट ऑफ करियर थमा दिया और आप ये कर लो, ये नहीं होना चाहिए। करियर काउंसलर एक वो होता है जो बच्चे का इनर पोटेंशियल पहचाने और उसमें एक फायर इग्नाइट करे। ओके। उसको उस मोटिवेशन लेवल पे ले जाए कि यू कैन डू इट। आपने रामायण में एक चीज सुनी होगी कि जब हनुमान जी जब समुद्र पार करने की बारी आ रही थी, तो जामवंत जी ने क्या किया था? उनको मोटिवेट किया था, उनको बताया था कि उनके पास क्या पावर है। तो मुझे ऐसा लगता है काउंसलर को सबसे पहले तो उसका पावर, जो भी उसका टैलेंट है, वो बताना चाहिए। काउंसलिंग जस्ट ऐसा नहीं कि ये नंबर ऑफ जो कैरियर्स है वो बता दिए और आप चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और क्लास 11th एंड 12th में मैंने भी देखा ऐसे बहुत सारे केसेस कि बच्चे जिस मोटिवेशन से सब्जेक्ट लेते हैं उस मोटिवेशन से आगे नहीं बढ़ पाते। अब देखो, एक जो प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जब क्लास 11th एंड 12th में बच्चा आ रहा है, मैथमेटिक्स आपको पता है सब जगह चाहिए, या चाहे वो पीसीएम या पीसीबी के अंदर है। अब उसकी कैलकुलेशन नहीं है, घर पे बच्चा कैलसी लेके कर लेता है। तो होता क्या है कि वो मैच नहीं हो पाता है और मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक मेंटर चाहिए। आजकल जो डमी का कल्चर चला है, तो बच्चों के पास क्या हो रहा है कि कोई उसको फॉलोअप लेने वाला नहीं है। आप समझ रहे ना? और करियर काउंसलिंग में क्या होता है कि बच्चे को हम एक विजन देते हैं, एक ड्रीम देते हैं कि यू कैन डू इट, ये आपका टारगेट है। तो काउंसलिंग से देखिए आप कितने सारी चीजें मिल रही है। केवल करियर सिलेक्शन नहीं, आपको उसके साथ उसको मोटिवेशन लेवल पे ले जाते हैं, उसकी टैलेंट क्या वो बताते हैं और उसका रोड मैप मिलता है, एक मेंटर मिलता है। और मैं सोचता हूँ हर बच्चे का एक मेंटर होना चाहिए। अगर एक मेंटर होता है तो उसको एनी टाइम, क्योंकि देखिए हम हमेशा एक एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकते, हमारा एनर्जी लेवल भी अप डाउन होता है, तो सेम वे स्टूडेंट का भी होता है। तो जब वो डाउन है तब उसको एक मेंटर की याद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना एक मेंटर, जो भी आपके आसपास है, उसको एक मेंटर चूज कर लेना चाहिए। जो भी आपके टीचर्स है, जो आपके आसपास है, जो जिसमें आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप एक मेंटर रखेंगे तो कभी आप डिमोरलाइज भी होगे तो मेंटर आपको क्या करेगा? सही रास्ता दिखा देगा। और ये देखिए ना, थोड़े टाइम की बात होती है, हमेशा बच्चा डिमोरलाइज नहीं रहता। कुछ मोमेंट तक, कुछ मंथ तक ऐसा होता है, लेकिन जैसे उसको लगता है कि एक मेंटर आ गया तो वो अपना नैया पार कर लेता है। सर, अभी तक आपने इतने सारे काउंसलिंग किए होंगे, उसमें सबसे चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए? देखिए, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए कि वो नाम से तो करियर काउंसलिंग के लिए आए, लेकिन पता चला कि बच्चा 10 सब्जेक्ट जैसे होते हैं आईसीएसई में या जो भी सब्जेक्ट है, सब में फेल है। आप समझ रहे ना? तो उस माइंडसेट से आते हैं कि बस सर ये पढ़ नहीं रहा है। तो ये एक अलग चीज हो गया। वही तो वो एक अलग टाइप की साइकोलॉजी है, अलग टाइप की काउंसलिंग है। तो फिर भी पेरेंट्स का ये एक रहता है कि नहीं सर, आप कुछ भी करके इसका काउंसलिंग कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए आए कि उसको एक मोटिवेट कर दे, जो हम ऑलरेडी करते ही हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, करियर काउंसलिंग नहीं है, ऐसे केसेस में मोटिवेशन है कि भाई बच्चे को एक सही चीज बताए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और उसको किस तरह से लाइन पे ला सकते हैं। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना, करियर काउंसलिंग अलग है और एक मोटिवेशन अलग है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट अभी डिफरेंस नहीं समझ पाते। सर मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है, तो आप उसको ये कर दीजिए। तो मुझे लगता है वो एक अलग टाइप का काउंसलिंग है, मतलब पेरेंट्स चैलेंजिंग आता है। यस, बिल्कुल। और पेरेंट्स के पास बहुत सारे चैलेंज है आज के टाइम में। स्टूडेंट के पास भी चैलेंज है, पेरेंट्स के पास क्या चैलेंज है? 2 तरह के पेरेंट है। एक वो जो बहुत डोमिनेंट है, अच्छा, बच्चे का एक एक चीज का फॉलोअप ले रहा है,
या राइट। और उसको ये मतलब एक स्पेस नहीं दे रहे बच्चे को, नहीं ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये मतलब जैसा होता है डोमिनेंट हो जाना। और दूसरे ऐसे है कि उनको कुछ मतलब नहीं, जो मतलब आपको जो करना है करना कीजिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। एकदम छोड़ना कि भाई तेरे को जो अच्छा लगे वो कर ले, वो भी नहीं कर गलत सकते। है, हाँ क्योंकि कुछ बैलेंस होना चाहिए। या और दूसरा कि आप बहुत डोमिनेंट Dominate होकर के उसके एक एक मोमेंट का आप हिसाब ले रहे हो, तो वो भी गलत है। ओके। तो पेरेंट का एक कैसे बैलेंस करे ये भी पेरेंट को देखना है। दूसरा एक जनरेशन गैप हो रहा है, हाँ। पेरेंट एक अलग लेवल पे, या बच्चा एक अलग लेवल पे है कि हमने उस टाइम में ये किया था। पेरेंट कई बार फादर ऐसे एग्जांपल देते हैं या कि हमारे टाइम में ऐसा होता था। तो मैं सोचता हूँ ये सब चीजें बच्चे को अभी बोलना बंद कर देना हाँ चाहिए सिंपल। कि आपके टाइम में 25-50 साल पहले क्या हुआ, तो वो आप बच्चे को अभी क्या प्रैक्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई आज के लाइफ में कैसे बच्चे को क्या मिल रहा है, कितने क्या चीजें अवेलेबल है। और स्टूडेंट के सामने भी चैलेंज है, स्टूडेंट के सामने क्या चैलेंज है कि किस तरह से हमको ये करना चाहिए। तो दोनों चीजों पे हमको देखना। ओके सर, इसमें स्टूडेंट की क्या चैलेंजिंग होती है? स्टूडेंट की चैलेंज कैसे होती है कि एक तो जैसे पीयर प्रेशर होता है। अच्छा ओके। और एक जैसे क्या होता है ना कि कई पेरेंट ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमने तो बच्चे को छोड़ रखा है, जो उसकी मर्जी है वो करे। लेकिन अंदर से क्या बोल देते हैं, नहीं बनना तो डॉक्टर ही चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं। तो जब बातों बातों में बोलते हैं तो बच्चे पे प्रेशर आ जाता है। बहुत कम पेरेंट इस चीज को नोटिस करते हैं कि आपकी इच्छा, आपकी जो डिमांड है वो बच्चे पे हावी नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने नहीं किया तो आपके बच्चा करे ही करे, हो सकता है वो कुछ और कर ले। तो बच्चे के सामने क्या चैलेंज हुआ, नंबर 1 पेरेंट का जो एक इनविजिबल प्रेशर है। सेकंड चैलेंज आ रहा है कि बच्चा जैसे करियर कंफ्यूजन होता है। कई बच्चे ऐसे जो जानते हैं इन चीजों को पर फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते, या फिर रिमोट वाले एरियाज में तो उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से हम एक बड़ी सिटी में जाए और अपना करियर बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ जाता है बच्चे में कि नहीं मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, तो फिर कोई चीज रोक नहीं सकती उसको। तो चैलेंजेस डेफिनेटली दोनों के पास है, पेरेंट के पास भी चैलेंज है और बच्चे के पास भी चैलेंज है। लेकिन अगर इसको सही एक मेंटर मिल जाए, सही काउंसलर मिल जाए, तो डेफिनेटली ये आराम से हो सकता है। सर आप करियर कैसे चूज किए थे? देखिए हमारे टाइम में करियर काउंसलिंग वर्ड भी शायद हमने नहीं सुना था। ओके। और पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं थे कि भाई क्या करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली एक फैमिली लेजेसी होती है कि ये बिजनेस है तो सब लोग बिजनेस करेंगे, आज भी ऐसा है। लेकिन हमारे टाइम में क्या था कि भाई एक फैमिली में सब कॉमर्स फील्ड में थे। और इसी क्लास में थे, तो लगा कि भाई कॉमर्स ही करना चाहिए। लेकिन मैंने इनिशियली सोच लिया कि नहीं मुझे साइंस करना है। और साइंस करना है। लेकिन आप आयरनिकली इसमें देखिए कि 12th के बाद, साइंस लेने के बाद भी मुझे 12th के बाद जब फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने कॉमर्स ले लिया और 1 मंथ मैंने कॉमर्स पढ़ा। लेकिन अंदर से जो फायर था वो साइंस का ही था। क्योंकि ऐसा था पेरेंट्स का या सबका कि भाई चलो हम सब लोग हमारे फील्ड में सब लोग साइंस में कोई नहीं है तो कॉमर्स में आगे बढ़ा जाए। तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि भाई चलो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सबकी ये इच्छा है तो 2 साल साइंस पढ़ लिया करते। लेकिन 1 मंथ बाद मेरे को जब ये लगा कि नहीं मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनाऊं, तो 1 मंथ कॉमर्स पढ़ने के बाद मैं साइंस में आया और वापस से फिर ग्रेजुएशन साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड और फिर ये साइकोलॉजी काउंसलिंग ये सब किया। तो कई बार देखिए हमारे साथ जब ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली आज के बच्चों में तो कितने सारी कंफ्यूजन्स है, उस टाइम में तो लिमिटेड ऑप्शंस थे, तो ये होता है ऐसा। सर एक ऐसी एडवाइस जो आज के अंदर लोगों को आप देना चाहते हैं? देखिए उनके लिए क्या है कि सबसे पहले तो उनको अपना एक विजन क्लियर करना चाहिए कि भाई मेरा विजन क्या है, मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि अगर हमारा विजन क्लियर होगा तो हमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी उसको भी हम आराम से फेस कर सकते हैं। नंबर 1। सेकेंडली आपको अपना स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना है कि मेरे पास ये स्किल है और वो स्किल ही आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। परसेंटेज और डिग्री आपके कुछ टाइम तक काम आएगी, आपको जॉब दिलवा देगी,
आपको एकेडमिक्स में क्या होगा कि भाई आप अच्छी कॉलेज ले लेंगे, अच्छी डिग्री ले लेंगे, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? या उसके बाद क्या? आप जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, तब आपको कौन क्या चीज काम आ रही है? स्किल। और स्किल्स आपको पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया या जितनी टाइप की स्किल्स है, प्रैक्टिकल लाइफ में वही काम आती है। तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि स्किल बिल्डिंग, एक अपना एक ड्रीम क्या है, अपना विजन क्या है, उस पर फोकस करें। ओके और आप अपनी लाइफ या अपनी स्किल से दूसरों की लाइफ में क्या चेंज ला सकते हैं, ये मैं समझता हूँ रियल सक्सेस है। अगर आप अपने काम से किसी की जिंदगी में कुछ चेंज ला सकते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें वो सक्सेस मिल जाती है। केवल मनी अर्न करना सक्सेस कभी नहीं हो सकता। डेफिनेटली मनी रिक्वायरमेंट हो सकता है, या लेकिन मेकिंग अ डिफरेंस इन लाइफ ऑफ अदर्स इज द रियल सक्सेस। ओके यस। सर, आप करियर काउंसलिंग को वन लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? करियर काउंसलिंग, मैं सोचता हूं कि कंफ्यूजन से क्लियरिटी। ओके, यस, दैट इज करियर करियर काउंसलिंग। काउंसलिंग। यस, कि आप कहां से कहां पहुंचना है, उसको एक ड्रीम दे देना, उसको एक विजन देना, ओके और उस विजन तक पहुंचाना, ये करियर काउंसलिंग का काम है। सर, आप फाइनल अब पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिससे वो ग्रेटेस्ट वे में अब करियर बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग करवाए? देखिए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का टैलेंट, बच्चे का पोटेंशियल ओके उसके साथ जस्टिफाई होना चाहिए। पेरेंट्स मार्क्स के पीछे नहीं दौड़े। ओके मैं इतना सोचता हूँ कि अगर आप मार्क्स के पीछे दौड़ना बंद कर देंगे और बच्चे का स्किल डेवलपमेंट में चालू कर देंगे, तो डेफिनेटली बच्चा लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। 10th में आपने मेहनत करके 90-95% दिला दिए, जिसमें आधी मेहनत आपकी है, मतलब पेरेंट्स की है, तो 11th-12th में वो मेहनत नहीं लग पाएगी, हाँ सिंपल। ग्रेजुएशन में नहीं लग पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के ऊपर आप उसकी स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, उसके पास क्या स्किल्स है और उस स्किल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, रादर देन मार्क्स के पीछे Marks के जाने पीछे। से। तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा कर पाएगा। सर, कई साल मैं भी प्रॉब्लम फेस किया हूँ। जैसे अभी मैं एज अ टीचर, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं इनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, इनके लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। हम चीज़ें बताते भी कि ऐसे करने चाहिए, तब भी बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब उनके पीछे या तो वो कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख रहा है या क्या कर रहा है, उनके बारे में किसी को नहीं पता, ना पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन तब भी उनके अच्छे नहीं आते। तो सर, वो मतलब कहाँ पे वो गैपिंग कहाँ पड़ रहा है उनकी? देखिए, मार्क्स नहीं आते तो बहुत सारे फैक्टर तो हो सकते हैं हाँ। इसमें। तो मुझे ऐसा बट ये लगता है पेरेंट्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए कि बच्चे यदि एक्स्ट्रा स्किल कर रहा है तो उन पे हम क्यों ना फोकस कंप्रोमाइज करें। हाँ, यस यस। लेकिन तब भी वो पेरेंट्स डायरेक्टली आके ऐसे बोलते हैं कि भाई इनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, एज ए पेरेंट्स, हर सभी पेरेंट की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, और होना भी चाहिए, उसमें वो गलत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा कोई स्किल डेवलपमेंट में लगा, अगर उसका टाइम कहीं और जा रहा है, तो एकेडमिक्स में थोड़ा कंप्रोमाइज होगा। या आप एग्जाम होते हैं और आप आउटिंग के लिए चले गए, एग्जाम आ रहे हैं कहीं और चले कहीं गए, और चले एग्जाम गए। की बच्चा किसी और में बिजी है, तो वहां थोड़ा कंप्रोमाइज होगा। लेकिन आफ्टर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट ये चीज समझ जाए कि ये मार्क्स से उसकी लाइफ नहीं बनने वाली, नहीं बनने केवल वाली है। हाँ, उसकी लाइफ कैसे बनेगी। आप 2 साल 4 साल के लिए खुश होना चाहते हो नो, कि भाई 10th में अच्छा आया, पेपर में फोटो आ गई, घर पे मिठाइयां बट गई, 12th में अच्छा आया, मिठाइयां बट गई, उसकी खुशी आपकी 2-4 साल रही। बस। लेकिन रियल खुशी कब होगी? जब बच्चा बहुत लंबे टाइम तक अच्छी जगह पहुंचे और लंबे टाइम तक उसमें अच्छा दिखाए, ओके, राइट? तो वो कैसे होगा? स्किल बिल्डिंग से। या बच्चे को स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, पेरेंट को उस पे देखना चाहिए। तो जो प्रोसेस है कि भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, कितना टाइम किस में दे रहा है, उसका टाइम शेड्यूलिंग ठीक करे। एकेडमिक्स में जो स्किल है उस वो पे चीजें भी चलती देखे, रहेगी, लेकिन पैरेलली उसको ये चीज भी देखना चाहिए। सर, आप कुछ ऐसे रियल एग्जांपल बताइए जो बच्चा जीरो था और आज वो हीरो की कैटेगरी में आता हो। यस, देखिए, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और अपना ये काउंसलिंग लेने के बाद उनमें मतलब मिराकल आया एक तरह से। Okay. लेकिन मैं एक एग्जांपल एक बच्चे का दूंगा कि जो क्लास 11th में साइंस लेके कोटा से रिटर्न हुआ, फिर 11th में बिल्कुल पास भी नहीं हो पा रहा था,
फिर 12th में मेरे पास ये काउंसलिंग के लिए आया ओके और इवन एकेडमिक्स में भी हमारी हेल्प ली। और वो बच्चा मतलब ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। मतलब लिटरली आप बता सकते हैं कि एक उसके ऊपर एक दया जैसी आने लग गई। या लेकिन उस बच्चे को जिस दिन काउंसलिंग लिया और एक अंदर से फायर आई, आज वो यूएस में इतनी बढ़िया जगह सेटल है कि उसने अपना घर ले लिया, अपनी वाह। गाड़ी ले लिया। और ये लास्ट 5 साल पहले की बात है। तो काउंसलिंग से क्या नहीं हो सकता आप सोच नहीं सकते। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि काउंसलिंग का मतलब बस एक करियर निकाल के दे दो, गूगल करके निकाल दो। नहीं, यही अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है और ये बच्चों के लाइफ में चेंज कर सके, इससे बड़ा कोई सुख नहीं मिल सकता। जो हमारी खुशी अंदर की वो यही होती है कि हम किसी बच्चे की लाइफ में चेंज ला सकें।